3.2 3.1 हो चुकी है। वेरिएशन रेशियो प्रोपोर्शन से हम ऑलरेडी फेमिलियर है, हमें पता वो क्या होती है। तो 3.2 हम लोगों ने स्टार्ट करनी है। 3.2 स्टार्ट करने से पहले ना कुछ टर्म्स हैं जिनको सीखना जरूरी है। हमें कहीं पे भी अगर कहा जाए y इज वेरीज डायरेक्टली x, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक वेरिएबल है y, दूसरा वेरिएबल है x। अब हमने ये तो पढ़ा था रेशियो एक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर मिनिमम टू क्वांटिटीज में, किसी एक क्वांटिटी को दूसरी से कंपेयर तो किया, किसी एक चीज को दूसरी से तब तक कंपेयर, मतलब कि एक चीज कंपेयर तब तक नहीं हो सकती जब दूसरी को इसके साथ ना हो। तो वेरिएशंस एक रिलेशन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? y वेरीज इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है इसकी? और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और y इज इक्वल टू ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये केमिस्ट्री फिजिक्स में आप लोग ये पढ़ते हो, तो जो ये साइन होता है ना, इसको बोलते हैं साइन ऑफ वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? साइन ऑफ वेरिएशन। तो ये साइन ऑफ वेरिएशन जब रिमूव होता है तो इक्वल का साइन आता है, और साथ में ये जो k है ये क्या होता है? कांस्टेंट। ये क्या होता है जी? ओ वेरिएशन। इसको बोलते हैं साइन ऑफ वेरिएशन और इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो मैंने आपको बता दिया इनके दरमियान में कौन सा रिलेशन है? इनके दरमियान में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अब इनके दरमियान में इनवर्स रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हो y इज y वेरी इनवर्सली x, y वेरीज इनवर्सली x। अब y का और x का आपस में जो रिलेशन है वो कौन सा है? इनवर्स रिलेशन है। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। y वेरीज इनवर्सली x, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का इसका वे है। डायरेक्टली को ऐसे लिखते हैं, इनवर्सली को, और जब मैं इसको साइन ऑफ वेरिएशन को खत्म करूंगा तो y इज इक्वल टू k इंटू 1/x। अब यहाँ पे सेम वही बातें, ये साइन ऑफ वेरिएशन होता है, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये काम कैसे करते देखो ना, कोई साइन तो चेंज हुआ नहीं, डायरेक्ट रिलेशन में भी साइन वही है, इनवर्स रिलेशन में भी साइन वही है, सिर्फ एक लिखने का अंदाज बदला है। अगर ना आप इसको टेक्निकली हम अगर सोचे ना, देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे इन दोनों का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है? अगर एक चीज कम हो रही हो तो दूसरी चीज भी, अगर एक चीज बढ़ रही हो तो दूसरी चीज भी बढ़ती है। तो जरा मैं इस रिलेशन को लेने लगा, इस वाले को। लेट्स सपोज कि यहाँ पे y की वैल्यू, इस रिलेशन को मैं ले लेता हूँ y डायरेक्टली x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y की वैल्यू लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ कि 2 है और x की वैल्यू 4 है, लेट्स सपोज। तो अगर मैं आपको कहता हूँ कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? y के बढ़ने से x बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? y के बढ़ने से x बढ़ा। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज इसको मैं आपको कहता हूं कि इसको डिवाइड करवाएं किससे? 2 से, लेट्स सपोज। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 और यहां पे
y के कम होने से x भी कम होता है। डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है? इसमें मैंने वैल्यूज अज्यूम किया अपने पास, अगर y इंक्रीज हो रहा है तो x भी, ये तो मैथ का तो एक स्ट्रिक्ट रूल है ना, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इधर वाली साइड पे भी 2 से करवाना है। आप देखो ये इक्वेशन फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, आप अगर लेके आना तो इक्वेशन को तो आपको उसको यूज करना है, ठीक है। और अगर y कम हुआ है तो x भी कम हुआ है। इनवर्स रिलेशन में आप जरा देखते हैं क्या होता है, देखना y 1 ओवर x, y वेरीज 1 ओवर x। तो लेट्स सपोज सेम मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहता हूं y की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है और x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू। अब मैं आपको कहता हूं 2 से मल्टीप्लाई करवाओ, क्या करवाओ, करवाओ जरा 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, कटिंग होती है ना। देखो जरा अब क्या हो रहा है, एक चीज बड़ी दूसरी कम होती एक चीज अगर इंक्रीज हुई है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। x अगर इंक्रीज, y अगर इंक्रीज हो रहा है तो x डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो इनवर्स रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का ये वे है, एक तरीका है, ठीक है। मैंने आपको करके दिखा दिया कि डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन में लिखने का जो मेथड है यही बता देता है। ये साइन ऑफ वेरिएशन, y वेरीज x, y वेरीज 1 ओवर x। 1 ओवर x का मतलब है कि इनका इनवर्स रिलेशन है और x का मतलब है कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। या भी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना आ गया आप लोगों को, कि एक कांस्टेंट होता है, देखिए कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दी जाएगी, आपको क्वेश्चंस में। अब एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने ये सीख लिया है कि कट में आपको कोई चीज बताई दी हो तो हमने उसे मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ y वेरीज डायरेक्टली एज, y डायरेक्टली वेरीज कर रहा है किसके साथ, x के साथ। तो इसका मतलब है therefore सबसे पहले तो हमने उसकी गिवन कंडीशन को आपने मैथमेटिकल फॉर्म में लिया है, y वेरीज डायरेक्टली एज x and y is equals to when x is equals to 2। वो कहता है कि y की वैल्यू 8 होगी जब x की वैल्यू 2 होगी। फाइंड क्या करना है, y इन टर्म ऑफ x। आज बड़े गौर से, फुल गौर से समझिए तुम लोगों की पूरी एक्सरसाइज और आगे वाली लास्ट एक्सरसाइज इसी बात पर डिपेंड है। आपको सोचो जरा कि ये दो वैल्यूज क्यों दी गई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y is equals to k x, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपको ये दो वैल्यूज क्यों दी गई, वो कहता है कि y की वैल्यू 8 होगी कब, when, जब x की वैल्यू y की वैल्यू 8 होगी कब, जब x की वैल्यू 2 होगी। समझ लगी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 4 is equals to k की वैल्यू क्या आई, ये क्या करनी है आपने, सोचो। हमारा पहला पार्ट है y इन द टर्म ऑफ x, हमने फाइंड करना है y इन द टर्म ऑफ x, y इन द टर्म ऑफ x। अगर इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको अगर मैं इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करता हूं बाय पुटिंग k is equals to 4 in equation इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने लगा तो y is equals to क्या आ जाएगा 4 आंसर। ये क्या है, ये कैसा आंसर है, तो कहां पे कहा था
तो x की वैल्यू 2 को यूज तो किया। उसने हमें ढूंढने के लिए क्या कहा था, फाइंड y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x। इसको पढ़ने का तरीका होता है y इन टर्म ऑफ x फाइंड हो गया, ये रिलेशन वो बन गया जो उसने हमें ढूंढने के लिए कहा था। इस पूरी एक्सरसाइज में मैं अब आपको एक जो इसका मेन सॉल्यूशन का जो वे है वो बताने लगा हूं। आपको ऊपर दो वैल्यू दी जाएगी, आप उन दो वैल्यूज को जो रेफरेंस वैल्यू होंगी आप उनको यूज करके अपने पास किसकी वैल्यू निकालोगे, k, क्योंकि जब तक k की वैल्यू नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर सकते। k की वैल्यू आएगी देन आप उस k की वैल्यू को यूज करके फिर कोई और वैल्यू निकाल सको। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं तो आपको मजीद बात समझ आ रही है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में पूरे यूनिट में सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो कुछ ऐसा था कि y इन द टर्म ऑफ x, बाकी जो आगे वाले क्वेश्चन है वो सारे मैथमेटिकली करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं y इन द टर्म ऑफ x का क्या मतलब है, ये y इन द टर्म ऑफ x आ गया। देखो ना y इन द टर्म ऑफ x का मतलब ये है कि y किसके इक्वल है, 4x के, y इन द टर्म ऑफ x, समझो बात को, ठीक है। अभी y टर्म में x की y इन टर्म ऑफ x, देखो ना यार, इन टर्म ऑफ x, इन टर्म का क्या मतलब होता है। अगर मैं आपको कहूं कि अब्बास आप मुझे अपनी एज बताओ, बट इन टर्म ऑफ मंथ्स, इन टर्म ऑफ इयर्स नहीं, महीनों में अपनी एज बताओ। अगर मैं तुम्हें कहूं ना अपनी एज बताओ इन टर्म ऑफ इयर्स, साल कितने साल, तो तुम कहोगे एज इज इक्वल्स टू 16 इयर्स। अगर मैं इयर्स कहूंगा, इन टर्म ऑफ इयर्स कहूंगा, तो तुम कहोगे एज इज इक्वल्स टू 16 इयर्स। देखो ना, अगर मैं तुमसे तुम्हारी एज पूछता हूं तो मैं तुम्हें कहूंगा अब्बास अपनी एज बताओ इन टर्म ऑफ इयर्स, तो तुम कहोगे लेट्स गो 16 इयर्स, 16 इयर्स। ये एज इन टर्म ऑफ इयर्स आ कि एज इयर्स में कितनी है। अगर मैं तुम्हें कहूंगा अपनी एज बताओ इन टर्म ऑफ मंथ्स, तुम क्या कहोगे, एज इज इक्वल्स टू 22 मंथ्स। देखो, एज इन टर्म ऑफ इयर्स और एज इन टर्म ऑफ मंथ्स, y इन टर्म ऑफ x, y इन टर्म ऑफ x, एज कितनी है सालों में बताओ, y कितना है x में बताओ, y कितना है 4x। समझ आ गया? x में पूछे थे ना, x में पूछे, उन्होंने हमें कहा था कि एक रिलेशन बना के दो, कोई उसने वैल्यू फाइंड करने को नहीं कहा था, कह रहा है एक रिलेशन बना के दो जो कैसा हो, y इन टर्म ऑफ x का, बस इससे मजीद उसने हमें कुछ भी। और मैं बता रहा हूं इस पूरी एक्सरसाइज, इस पूरे चैप्टर में यही एक ऐसा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों को, उनको समझना भी, जरा ऑब्जर्व करना भी मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं एज इन टर्म ऑफ इयर्स, उसको हम ऐसे लिखते हैं मैथ के फॉर्म में। मैथ के अंदर एज इन टर्म ऑफ इयर्स का मतलब है कि तुम्हारी एज सालों में कितनी है, 16। y की वैल्यू x में कितनी है, 4। y की वैल्यू x में कितनी है, 4। मतलब कि xो में y की वैल्यू कितनी है, 4x। समझ आ गई, y इन द टर्म ऑफ x। ये हमारा पहला क्वेश्चन। अच्छा जी, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका मैं एक पार्ट मैं करवाता हूं। अब इससे आगे आसान बातें, बहुत आसान बातें शुरू हो जाती हैं। उसने क्या है, y when x is equals to 5। इधर देखो बस, वो कह रहा है कि y फाइंड करना है, y की वैल्यू जब x की वैल्यू क्या हो 5। बहुत इजी हो, तुम लोग कहोगे हमें तो पता है, उसने एक रिलेशन हमें ऊपर दिया हुआ है, इसी का दूसरा पार्ट कर रहा हूं कि y वेरीज डायरेक्टली x, तुम कहोगे हमें तो पता है, तुम कहोगे y इज वेरीज डायरेक्टली x, तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू k x भी लिख सकता हूं, मैं इसे बंद कह लूंगा, ठीक है, बंद कह लूंगा।
तुम जरा सोचो, आप हमें किसी वैल्यू फाइंड करनी है y की, जब x किसके इक्वल हो 5 के, तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक मसला है। क्या मसला है? k की वैल्यू k की वैल्यू नहीं है, समझ आ रही है आपको? k की वैल्यू निकालने के लिए उसने ऊपर आपको बताया हुआ है, वो कह रहा है कि जब y 8 हो तो x किसके इक्वल होता है 2 के। इस टर्म को यूज करके जब y 8 हो तो x किसके इक्वल होता है, इसको यूज करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो हमसे पूछ रहा है, उसने यहाँ पे बताया था कि जब y 8 हो तो x किसके इक्वल होता है, अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई जब x 5 होगा तो y किसके इक्वल होगा, ये पूछ रहा है, क्योंकि ये रिलेशन है, ये कंपैरिजन है। तो तुम लोगों से अब ये पूछ रहा है जब x 5 हो तो y किसके इक्वल होगा, बताओ। तुम कहोगे ये तो बहुत इजी है, मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं, यहाँ पे x है 5 यहाँ, लेकिन यहाँ पे k भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, k भी। तो k की वैल्यू आप एज इट इज सारा प्रोसीजर करके इससे बिलो ये सारा प्रोसीजर यहाँ पे करोगे आप लोग, और आपके पास क्या आ जाएगी k की वैल्यू, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं तो k की वैल्यू यही आएगी 4 सारा प्रोसीजर करके। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा k की वैल्यू भी, तो y is equals to 4 into 5, तो y is equals to 20। समझ आ गई? वो कह रहा था y की वैल्यू बताओ जब x की वैल्यू 5 होती है, हमने कहा कि जब x की वैल्यू 5 होगी ना तो y की वैल्यू फिर कितनी होगी 20। अब इन सभी क्वेश्चन में क्या होगा, आपको पहले शुरू में दोनों वैल्यूज दी जाएंगी, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज बहुत होते हैं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते, पहले शुरू में दोनों वैल्यूज दी जाएंगी। आप कहोगे ये पता नहीं क्यों दे दी, क्यों, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज को रेफरेंस के तौर पे यूज करके आप किसकी वैल्यू निकालोगे k, फिर नीचे वो अपनी बात पूछेगा, तो कहेगा ये तो मैंने बता दिया था जब y 8 हो तो x किसके इक्वल होता है 2 के। अब तुम मुझे ये बताओ जब y x 5 हो तो y किसके इक्वल होगा, ये तुमने बता दिया, तो तुम क्या करोगे, उसको इस जो रिलेशन उसने बताया होगा उसमें पुट करोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? जो इसके बाकी पार्ट्स है ना वो बहुत इजी है, वो आप लोगों ने कर लेने हैं, मतलब एक पार्ट रह गया। अब x की वैल्यू बता दी जब y किसके इक्वल हो 28 के, तो ये पहले आपने सेम ये प्रोसीजर करना है। ठीक है, यहाँ पे आके आप रुक जाओगे, आप इसको किसी एक इक्वेशन का नाम दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यूज फाइंड अभी नहीं हुई। तो आप क्या करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे बाय पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ y एंड x जो आपको ऊपर दी होगी, y is equals to 8 and x is equals to 2 इन इक्वेशन 1 में आप ये दो वैल्यूज को पुट करोगे और ये प्रोसीजर कर लोगे, तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी k की। ये हर सवाल में ही सोल्व करना बेटा करना पड़ना है, k की जब तक वैल्यू नहीं होगी तुम कैसे निकाल सकते हो, ये दूसरा भी पुट कर सकते हो कैसे एक बार किया बस फॉर द कांस्टेंट है। बेटा वहां पे जो आपको देखो इस पूरे पार्ट में आपको सेपरेट ही करो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको 4 के 4 क्वेश्चन इसमें से नहीं देगा, कितने क्वेश्चन आने हैं एक, तो एक के लिए तो पूरा प्रोसीजर आप लोगों को करना ही पड़ता है ना। तो कोशिश करो अपनी प्रैक्टिस के लिए सभी क्वेश्चन में पूरा प्रोसीजर ही करो, ताकि तुम लोगों का कंसेप्ट और मजीद क्लियर हो। तो क्या होगा, अच्छा तो फिर आप y के k की वैल्यू निकालोगे, फिर आप क्या लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, तो उसके बाद ये प्रोसीजर करके तुम आ जाओगे y के वैल्यू। ठीक है, इससे नेक्स्ट मैं कोई एक अब आपको और करवाता हूं y। अब यहां पे उसने मैथमेटिकल रिलेशन आपको खुद बता रहा है, इफ y डायरेक्ट इज डायरेक्टली x, यहां पे उसने आपको स्टेटमेंट में नहीं मैथमेटिकल फॉर्म में रिलेशन खुद बता दिया है। and y is equals to 7 when x is equals to 3, y is equals to 7 when x is equals to 3। ठीक है बेटा, ये चीजें कंफ्यूज नहीं करनी। कुछ बच्चे पता क्या सोचते हैं, तो हमें कैसे, हम इसको y की वैल्यू को यहाँ पे लिख चुका है 8 है, हम क्यों इसको ढूंढ रहे हैं। देखो बेटा y की वैल्यू 8 है, कब है, जब x की वैल्यू क्या है 2 है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5 है, अब 5 के अकॉर्डिंग आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो आपको y की वैल्यू भी दी है और x की वैल्यू भी दी है, क्या करेंगे हम इन वैल्यूज को यूज करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दोनों को वैल्यूज को यूज करके रेफरेंस के तौर पे k की वैल्यू फाइंड करेंगे।
और अब उसका एक पार्ट मुझे लिखवाओ, क्या लिखा हुआ है? y टर्म है हाँ जी, y टर्म है फाइंड y टर्म है बेटा ये y, अच्छा जो इसका पहला पार्ट है ना y इन टर्म ऑफ x, इधर देखो जो इसका पहला पार्ट है वो एज इट इज ही होगा, जो ये पार्ट है y इन टर्म ऑफ x में आप क्या करोगे, उन दोनों वैल्यूज को यूज करोगे, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगी, k की वैल्यू आ जाएगी और इस k की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, y इन द टर्म ऑफ x बन जाएगा आपके पास। इसका दूसरा पार्ट लिखवाओ, फाइंड x when y equals to 20 y is equals to 20 and y and y when x is equals to 30 अच्छा, और हमने y भी फाइंड करना है जब x किसके इक्वल हो। अब ये असल में दो पार्ट्स हैं, ये एक हमने उसको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी जब y किसके इक्वल होगा 35, और आप हमने उसे ये भी बताना है y की वैल्यू क्या होगी जब x किसके इक्वल होगा 18। तो सबसे पहले उसने जो रिलेशन दिया मैं उसको लिख लेता हूं अपने पास, y varies directly x, y is equals to k x, इसको मैं मान कह लेता हूं, ठीक है, y is equals to k x। तो अब सोचो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 35 पुट कर लेता हूँ, लेकिन x की वैल्यू तब तक नहीं फाइंड होगी जब तक मेरे पास k की वैल्यू ना आए। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दो वैल्यूज को यूज करके, ये रेफरेंस वैल्यूज को यूज करके एक पूरा रिलेशन उसने आपको बताया होता है कि x की वैल्यू 3 होगी जब y की वैल्यू, उसने आपको ये इसलिए बताया होता है कि आप इस रिलेशन को यूज करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा बाय पुट y is equals to 7 and x is equals to 3 in इक्वेशन तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो 7 is equals to k into 3, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 7 over 3 is equals to k, देखिए k की वैल्यू क्या आई 7 over 3। अब मैं आता हूं अपनी बात पे, आप ऐसे एक वैल्यू निकाल दो सबसे पहले k की, ठीक है, फिर हम लिखेंगे x फाइंड करना है या when y is equals to 35, y is equals to 35, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं मेरे को रिलेशन उसने दिया y is directly x, तो y is equals to k x, y हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 35, k की वैल्यू 7 over 3 और x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर दी, पता चल गया। देखो एलिमेंट पूरे हो गए, हमारे एलिमेंट्स पूरे हो गए, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 35 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आएगा 105 is equals to 7x, ये इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 105 over 7 is equals to x, ठीक है। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई x की, तो 15 is equals to x, मेरी आपके पास x की वैल्यू है, x की वैल्यू फाइंड कर ली जब y की वैल्यू क्या होगी 35। इसमें सिंपल अब आप अपने पास ना एक हायरार्की बना लो, आपको दो वैल्यूज दी जाएगी, एक पूरा रिलेशन दिया जाएगा, आप उस रिलेशन को यूज करके k की वैल्यू फाइंड कर दो, क्योंकि जब तक k की वैल्यू नहीं होगी नीचे हमारे पास y की तो होगी लेकिन k की हमें चाहिए होगी, तो हम k की वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है, k की वैल्यू को यूज करेंगे और जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसका दूसरा पार्ट है वो सेम है, उसमें क्या करना है आपने y फाइंड 3.2 के हम पहले दो क्वेश्चंस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे सेम है, मतलब कि पूरी एक्सरसाइज ही सेम है, बस ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक डायरेक्ट रिलेशन के क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ इनवर्स रिलेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल सेम है। एक मैं आपको डायरेक्ट का करके दिखा देता हूं, एक इनवर्स का, हम इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं रेफरेंस वैल्यू क्यों यूज करते हैं और दूसरी वैल्यू कैसे यूज करते हैं, डायग्राम भी बना ली। अच्छा इसका सॉल्यूशन करने लगा, if
v varies directly r cube, ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में, एंड v इक्वल्स टू 5 when r is equals to 3, वो कहता है जब v की वैल्यू 5 हो तो r की वैल्यू क्या होती है 3, वो कहता है कि v की वैल्यू जब 625 होगी तो बताओ r की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले मैं इस रिलेशन को अपने पास लिखता हूं, v varies directly r cube, ठीक है। अच्छा जी, इस वेरियस के साइन को जब मैं रिप्लेस करूंगा इक्वल टू kr क्यूब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अगर इसमें मैं डायरेक्ट इसमें से मैं r की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, ये वाली v की 625 पुट करके मेरे पास k की वैल्यू वेरिएबल नहीं है। हमने पहले दो क्वेश्चन में यही सीखा था कि जो ये दो वैल्यूज होती हैं ये रेफरेंस वैल्यूज होती हैं जिनको यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालते हैं k। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय पुटिंग v is equals to 5 and r is equals to 3 in equation 1। इक्वेशन 1 में मैं v की जगह पे 5 और r की जगह पे क्या पुट करूंगा 3, तो मैं पुट कर लेता हूं। v की जगह पे क्या आएगा जी 5 is equals to k, r की रिप्लेसमेंट में क्या आएगा 3 का क्यूब। इक्वेशन 1 में मैं नई वैल्यूज पुट करूंगा, तो 5 is equals to k, r का क्यूब ले तो 20, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या बन जाएगी 5/27 ले k की वैल्यू आ गई। अब मसला हल हो गया जी, इस k की वैल्यू को यूज करूंगा इक्वेशन 1 में ही, v की वैल्यू को यूज करूंगा इक्वेशन 1 में ही, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी r की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको कर लेता हूं, ठीक है जी। मैं लिखता हूं बाय पुटिंग v is equals to 625 and r is equals to 5/27 in equation 1। ठीक हो गया जी। इक्वेशन 1 में v की जगह पे 625 और r की जगह पे 5/27 को अब पुट करूंगा। अब इस चीज पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे आप 625 वैल्यू यूज कर दी और यहाँ पे r v की वैल्यू 5 पुट कर दी। मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे उन्होंने सिंपली आपको बताया होगा कि v5 कब होगा जब r 3 होगा। तो इस चीज को यूज करके मैंने k की वैल्यू निकाली, इस बात को यूज करके। अब वो कह रहे जब v 625 होगा तो बताओ r कितना होगा, तो 7 और 27 तो 5/27 आया ना। सॉरी k की वैल्यू यहाँ पे k की वैल्यू मानी है, सॉरी यहाँ पे v की वैल्यू 625 और k की वैल्यू 5/27 आएगी। r की तो अभी हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, तो इक्वेशन 1 ये है जी, इसमें मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। पहले एक बार लिख लेता हूं v इक्वल्स टू kr क्यूब। अच्छा जी, v की वैल्यू क्या है जी 625, k की वैल्यू क्या है जी 5/27 और r क्यूब एज इट इज, r क्यूब। अच्छा जी r क्यूब जी r क्यूब जी। अरे ये वाला भी करने हैं, डिवाइड हो रहा है इधर आगे 625 मल्टीप्लाई बाय क्या करना इज इक्वल्स टू 5r क्यूब। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, इनको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16875 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू r क्यूब। 3375, तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो 3375 इज इक्वल्स टू r क्यूब। आ गई r की वैल्यू? नहीं, ये r क्यूब है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए r। तो सिंपल, दोनों साइडों पे क्या लें क्यूब रूट, दोनों साइडों पे क्या लेंगे तो इसका क्यूब खत्म हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट ले। आप इधर लिख लोगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ, इसको पीछे करो, दोनों तरफ मैं क्या लूंगा क्यूब रूट। तो दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा तो इधर आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है जी 3375
इज इक्वल्स टू क्यूब रूट आर क्यूब आर क्यूब, ये क्यूब रूट इससे कैंसिल और इसका क्यूब रूट लेंगे तो 50 इज इक्वल्स टू आर, ले जी आर के आंसर आ गया, आर का ये हमारा डिजायर्ड आंसर है जी। ठीक है, जब b की वैल्यू 625 होगी तो r की वैल्यू क्या होगी 15, ये उसने हमसे पूछा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 तक 3 से लेकर 6 तक सारे क्वेश्चन एज इट है, दो वैल्यूज दी जाएंगी जो रेफरेंस वैल्यूज होंगी, हम उनको यूज करके k की वैल्यू निकालेंगे। अब ये k की वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक k की वैल्यू नहीं होगी हमारे पास हम किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। b की उसने हमें पहले खुद दी थी, k की हमने फाइंड कर दी, पुट किया तो r की सिंपली मेथड बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करके हमने r की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, नोट कर लो। इसका हमने मतलब ऊपर वाले पार्ट्स कर लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 करवा देता हूं, बाकी इनमें अब आपके सारे पार्ट्स कवर हो जाएंगे। पहले दो पार्ट्स मैंने पूरे करवाने क्योंकि उसमें मैंने आपको हर एक चीज डिफाइन कर दी है। उसके बाद जो भी थे उसमें कोई टेक्निकल पॉइंट ऐसा नहीं था, बिल्कुल सिंपल चीजें थी। दो रेफरेंस वैल्यू यूज करके k की वैल्यू निकालनी, तीसरी को यूज करके दूसरी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि v वेरीज इनवर्सली r। अब इनका कौन सा रिलेशन है आपस में, इनवर्स रिलेशन। v is equals to 5 when r is equals to 3। अब जब आपने ये पढ़ना है ना तो माइंड में पहले बना लेना कि इन दो वैल्यूज का क्या करना है, k फाइंड करना है, इन दोनों को यूज करके k फाइंड करना है। अब इसके ना दो पार्ट्स हैं, वो कहता है फाइंड v when r is equals to 6। v की वैल्यू फाइंड करो जब r की वैल्यू 6 और r की वैल्यू फाइंड करनी है जब v की वैल्यू 20। इन दोनों चीजों के लिए जब तक k की वैल्यू नहीं होगी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका मैं सॉल्यूशन करता हूं। अच्छा जी, v वेरीज इनवर्सली r क्यूब, तो वेरीज का साइन खत्म होगा तो क्या आएगा, v is equals to k 1 over r क्यूब। ठीक है जी, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं अपने पास। अच्छा जी, अब मैं इसमें इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूंगा किसकी, बाय v पुटिंग v is equals to 5 and r is equals to 3 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ओवरऑल 5 is equals to k into 1 over 3 का क्यूब। समझ आपकी? इस दो रेफरेंस वैल्यू को यूज करके k की वैल्यू ही फाइंड होनी है। तो 5 is equals to k into 1 over 27, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, 5 into 27 is equals to k। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 135। k की वैल्यू निकाल, अब कोई मसला नहीं है जी, हमें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, समझ लगी यहाँ तक? अच्छा जी, 1 मैं लिख लेता हूँ फ्रॉम 1 वाली इक्वेशन को यूज करूंगा जो कि हमारे पास एक गिवन रिलेशन है। तो हमारे पास वो क्या है, v is equals to k into 1 over r क्यूब। ठीक है जी, अब इसमें मैं क्या करने लगा, वैल्यूज पुट करूंगा किसकी, k की वैल्यू जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, और r की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी। पहला पार्ट सोल्व हो जाएगा, फिर v की वैल्यू पुट करूंगा और k की करूंगा तो मेरे पास r की आ जाएगी। तो अभी मैं इसमें v की वैल्यू k की वैल्यू पुट करता हूं, मैं इधर लिख लेता हूं बाय पुटिंग r is equals to 6 and k is equals to 135। ठीक है जी, ये वाला r की वैल्यू यूज करके मैं v की वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, v की वैल्यू क्या है जी मेरे पास नहीं पता है, k की वैल्यू क्या है जी 135 into 1 over r की वैल्यू क्या है जी 6 का क्यूब। समझ आपकी? ठीक है जी। अच्छा जी, b is equals to 135 डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आएगा 6
ले जी हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी जब r की वैल्यू 6 होगी। v की वैल्यू आ जाएगी जब r की वैल्यू 6 होगी। कटिंग कर लो तो वो आएगा 5 तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 5 होगा। ले ये v की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक पार्ट सोल्व हो गया। r की वैल्यू पुट करके v की वैल्यू हमने फाइंड आउट। अब मैं दूसरा पार्ट सोल्व करता हूं, ठीक है जी, जो कि क्या है v की वैल्यू पुट करके r की फाइंड करनी है। तो मैं अगेन लिखता हूं फ्रॉम, इसको मैं इस साइड पे सोल्व कर लेता हूं, यूज कर रहा हूं v इक्वल्स टू k into 1 over r क्यूब। ये मेरे पास 1 की इक्वेशन थी। मैं अब इसमें वैल्यूज पुट करता हूं, v की 320 और r की 135, ठीक है जी। बाय पुटिंग v इक्वल्स टू 320 and k equals to 135, ठीक हो गया जी। तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, v की वैल्यू 320 is equals to k की वैल्यू 135 into 1 over r क्यूब। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे 320 divided by 135 is equals to 1 over r क्यूब, ठीक है जी। अच्छा अब ना एक चीज माइंड में रखनी, अभी कर लोगे इसको, पहले रैशनलाइज करके कर लो, तुम लोगों पे डिपेंड करता है। अगर रैशनलाइज करके करना है तो कर लो, रैशनलाइज करोगे ये चीजें करने वाली तुम लोगों ने करके रखी हुई है। मैं पूछ रहा 64 और 27 ये करके रखी हुई है। अच्छा तो अगर इनकी कटिंग करें तो ये मेरे पास आता है 64 over 27, तो 64 over equals to 1 over r क्यूब। ले जी अब यहाँ पे ना एक चीज देखो, r इसके ओवर में, r ओवर में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हम इसको इसके न्यूमिनेटर में लेके आते हैं ना, अब डिनोमिनेटर में, ताकि हम क्यूब रूट ले सके। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक इक्वेशन है जो एक साइड पे करते हैं वही ऑपरेशन दूसरी साइड पे करते हैं, तो मैं एक साइड से उलट कर देता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे r क्यूब ओवर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 ओवर। इस स्टेप की समझ आ गई, क्यों किया ये समझ आ गई, ठीक है। अब ओवर में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं दोनों साइडों पे क्यूब रूट लूंगा बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। तुमने माइनस की गलती की है, तुमने माइनस की गलती क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्यूब रूट यहां पे भी आ जाएगा 270 माइनस यहां पे 3 over 4 r का क्यूब रूट 27 over 27 का क्यूब ले तो किसका क्यूब, 3 का क्यूब ले तो 27 और 4 का क्यूब ले तो 64, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 over 4 is equals to r। ठीक हो गया जी, ऐसा ऊपर आ जाना पूरे प्लस करना दोनों समझ आ गई। r की वैल्यू भी फाइंड हो, सिनेरियो सारा अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमें दो रेफरेंस वैल्यू दी है, ये क्यों दी जाती है, ताकि हम इनको यूज करके k की वैल्यू अपने पास निकाल लें, क्योंकि जब तक k की वैल्यू नहीं ना होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। इनको यूज करके k की वैल्यू निकालते हैं। पहला सिनेरियो था कि r की वैल्यू जब 6 हो, बताओ v की कितनी होगी। अगर r की वैल्यू 6 होगी तो v की 5 over 8 होगी, और बताओ v की जब 320 होगी बताओ r की कितनी होगी। जब v की वैल्यू 320 होगी तो r की 3 over 4 होगी। इसको